नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें अब तक की हेडलाइंस के साथ। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित। स्पीकर ने कहा, सदन की कार्यवाही चलाना सबकी जिम्मेदारी। राज्यसभा में पहलगाम और अहमदाबाद हवाई हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम नरसंहार के बाद दुनिया ने देखी भारत की एकजुटता। विपक्ष से की एक साथ आने की अपील। कहा, देश हित में मन जरूर मिले। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार। वकील मैथ्यू नेंदुमपरा ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा था मामला। मृत्युदंड और उम्र कैद की सजा काट रहे 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट के सभी 12 आरोपी बरी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया विशेष अदालत का आदेश। और हिमाचल प्रदेश में नदी नाले उफान पर। कुल्लू, मंडी, सिरमौर में भूस्खलन से कई जगह यातायात अवरुद्ध। उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन लोकसभा में सबसे पहले दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की ओर से सदन की कार्यवाही बाधित करने की कोशिश की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को प्रश्नकाल के बाद अपनी बातें रखने का समय देने की बात कही। हालांकि विपक्ष ने हंगामा जारी रखा और लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि लोकसभा में आज गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश होगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। इधर राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत असम से एजीपी नवनियुक्त सांसद बीरेंद्र प्रसाद बैश्य, असम से बीजेपी के नवनियुक्त सांसद कणाद पुरकायस्थ, नाम निर्देशित राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीनाक्षी जैन, सी सदानंदन मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंखला की शपथ के साथ हुई। इसके साथ ही उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाइयां दी गई। इसके साथ ही उच्च सदन में दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। साथ ही उच्च सदन में पहलगाम आतंकी हमले और अहमदाबाद हवाई हमले में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद राज्यसभा में हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन उच्च सदन में सभापति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों की वीरता की सराहना की। The tragic and cowardly terrorist attack in Pahalgam on April 22 took innocent lives, deeply wounding our collective conscience. In response, our nation stood united, rallying behind Operation Sindoor to neutralize terrorist hideouts across the border. The resolute bravery of our armed forces, combined with the steadfast solidarity of our people, powerfully reaffirmed our unwavering commitment to protecting the unity and integrity of the Republic. सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर दुख व्यक्त किया। With deep sorrow, I refer to the tragic crash of Air India Flight 171 on 12 June, claiming 240 lives. This heartbreaking tragedy has brought immense grief nationwide. While investigations continue, we mourn this profound loss. On behalf of the House, I offer heartfelt condolences to the bereaved families and to all those affected by this tragedy.
तो आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है और वहीं 11 बजे से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई। हालांकि विपक्ष ने हंगामा किया और इसकी वजह से 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। आपको बताएं कि संसद के मानसून सत्र के शुरू होने पर मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और उसकी सफलता को सेनाओं के साहस, कुशलता और मेक इन इंडिया हथियारों की उपलब्धि करार दिया। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि जैसे देश ने एकता का परिचय पहलगाम में आतंकी घटना और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया था, वैसे ही सत्र के दौरान भी राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर चर्चा करें और विधेयकों को पारित करें। मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग है, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मानसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। वहीं पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई आतंकी घटना, नागरिकों की हत्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रूर करार दिया। उन्होंने कहा कि उस घटना के बाद देश के सभी राजनीतिक दलों के सदस्य ने जिस तरह से पूरी दुनिया में गए और एकजुटता के साथ भारत का पक्ष वैश्विक पटल पर रखा, वो सराहनीय रहा। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्र हित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले। देश में नक्सलवाद की हिंसक घटनाओं में कमी आने और हिंसाग्रस्त जिलों का विकास की दौड़ में शामिल होने पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि बम बंदूक की जगह अब संविधान की जीत हो रही है। रेड कॉरिडोर अब ग्रीन ग्रोथ जोन में बदल चुके हैं। और आइए इस समय संसद में संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है।
अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मैं सभी दल के नेताओं से अपील करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आज ये मानसून सत्र का पहला दिन है और मानसून सत्र का पहला दिन है और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक माननीय ऑनरेबल स्पीकर की अध्यक्षता में होगी। जिन विषयों पर आप सदन में चर्चा चाहते हैं, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप उस विषय को लेकर के आए। तो लोकसभा की कार्रवाई दोबारा 12 बजे शुरू हुई, लेकिन फिर भी विपक्ष का हंगामा अभी आप देख रहे थे। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा के लिए हंगामा किसी तरह से नहीं होना चाहिए। आपको बताएं कि मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नक्सलवाद की हिंसक घटनाओं में कमी आने और हिंसाग्रस्त जिलों का विकास की दौड़ में शामिल होने पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि बम बंदूक की जगह अब संविधान की जीत हो रही है। रेड कॉरिडोर अब ग्रीन ग्रोथ जोन में बदल चुके हैं। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है। हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। मॉनसून सत्र को प्रधानमंत्री ने देश के लिए विजयोत्सव और राष्ट्र गौरव सत्र बताया। आपको एक बार फिर लोकसभा लिए चलते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं। रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब माननीय रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अब माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई भी विषय हो, सरकार उस विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार आपके द्वारा उठाए गए विषयों पर जवाब देने के लिए तैयार है। औजला जी, आपके द्वारा जो भी आखिर कोई विषय आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाएंगे, मैं आपसे अपील करूंगा, लीडर ऑफ अपोजिशन से अपील करूंगा, राहुल गांधी से अपील करूंगा कि आप कृपया, जब 0 आवर है और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, जो विषय भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साफ तौर पर लोकसभा में बोल रहे हैं कि हम हर विषय पर नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ चेयर की तरफ से भी बार बार यही आश्वासन दिया जा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। सीधी तस्वीरें आपको बता रहे थे। आपको बताएं कि मानसून सत्र को प्रधानमंत्री ने देश के लिए विजयोत्सव और राष्ट्र गौरव सत्र बताया। शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा को विज्ञान, तकनीक और नवोन्मेष के प्रति उमंग और उत्साह भरने वाला बताया। राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, यह हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली
ये सफल यात्रा रही है और पूरे सांसद लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा। और आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर हंगामे की वजह से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि देश में चल रहे बेहतर मानसून को प्रधानमंत्री ने किसानों और उनकी फसलों के लिए अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने आंकड़े सामने आए हैं उसमें बीते 10 सालों में इस बार अच्छी बारिश की वजह से देश में जल संग्रह व भंडारण क्षेत्र में 3 गुना तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इतना ही नहीं हर परिवार की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तक जो मुझे जानकारी दी गई है उस हिसाब से पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है इस बार वो करीब करीब 3 गुना हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। खबरों में बढ़े आगे। आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। वकील मैथ्यू नेदुम्परा ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा था। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर लोकसभा के 100 से ज्यादा सांसद पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। गौरतलब है कि जस्टिस वर्मा के दिल्ली के सरकारी आवास से जली हुई नकदी मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी की पुष्टि की और उनकी सफाई से समिति संतुष्ट नहीं थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर लोकसभा के 100 से ज्यादा सांसदों के दस्तखत हो चुके हैं। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सभी प्रमुख दलों के बीच जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने पर एक राय है। और इस वक्त आपको सीधे लिए चल रहे हैं राज्यसभा। Sir, AIB, as for the first time, so whenever these incidents happen, and if the black box gets damaged, black box is the flight data recorder, which has all the necessary information which gets recorded. And whenever there is a slight damage that happens, it was always, it came to that point, sir, where we were sending the black box outside to the original equipment manufacturer and getting it decoded from that state of manufacture only. And it was for the first time that as a country, India took a stand that the black box which was achieved, even if it was damaged, that the whole decoding process is going to happen in the country, and we have successfully done it in the country also. The AIB has been successful in decoding the entire data which was available, even if the black was from the outer side, if it was looking damaged also. And once the AIB has achieved the decoded the data, which was achieved from 2 different things. One was the flight data recorder, which has the data numbers, and also the cockpit voice recorder, which has the audio this thing. So all these things, taking out the facts, the investigation process runs on 3 principles, which is to find out what happened, how it happened, and why it happened. And preliminary report, it is called the preliminary report because it can't address all the things and all the questions that we have right now. And what we have done, what the AIB has done, in fact, through the preliminary report is to kind of address what happened. Based on the facts it found out in the CVR, based on the facts it found out from the FDR, and only the facts that it was able to determine was mentioned in the preliminary report. And to come out with the suggestions or to come out with the exact cause of what happened, and to come out with the further future action on, it can be the Boeing 787 or the series or the fuel switches and many things which have come under question, or the avionics which you have also mentioned in your question. To have a definitive answer and a definitive future correction measures, we have to look at the final report, sir. And I can say this to the House and through you to the people of this country also, that the AIB has a very definitive, thorough, rule-based process. They are very transparently looking into the process right now, and they are totally unbiased. This also I can say that the AIB is totally unbiased and looking into the facts.
Now there can be many questions also. I have seen multiple articles myself. I have seen multiple articles not only by the Indian media but also the Western media trying to promote their own narrative, their own viewpoint, their own kind of consideration. But I have to tell you that the way we are seeing the investigation is through the facts. We want to stand by the truth, not what is happening with the pilots or not what is happening with the Boeing or not what is happening with the Air India or any other stakeholder which is this. We want to stand by the truth. We want to find out what exactly happened, and that is only going to be coming out once the final report has been placed. So we have to respect the process of investigation, and once that process of investigation has happened, then we can talk about what happened and how it happened, and then the corrective measures. If we talk about the other incidents that would have happened before, let it be the Air Nippon, Japanese Airways, or any other airways for that fact, every time any incident happens in any country, then the same process is followed, where the investigation body gets into the process of investigation, and once the thorough investigation is done and the final report is placed, only then the corrective measures to all these countries and all these airline operators and all the regulators is sent so that the corrective action is being done. And this has happened in the previous incidences also. Wherever there was any incident happened, whenever there was a mandatory suggestive correction measures that were supposed to be done through the international protocol, it is mandatory for every state regulator to follow these and every airline operator to follow these. And we have thoroughly, without any negligence, we have thoroughly followed all the corrective and suggestive measures from the ICAO international protocol. Thank you. Second supplementary. Chairman, sir. तो नागर विमानन मंत्री को अभी आप सुन रहे थे, जो कि राज्यसभा में चल रहे प्रश्नकाल के दौरान जवाब दे रहे थे। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि AIB द्वारा जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसके बाद अब इंतजार करना चाहिए। जब तक तथ्य और आंकड़े नहीं आएंगे उसके पहले टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसलिए पूरी रिपोर्ट आने के लिए इंतजार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि AIB के द्वारा बारीकी से हर तथ्य, हर पहलू के लिए जाँच की जा रही है। आइए अन्य खबरों का रुख करते हैं। आपको बताएं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर लोकसभा के 100 से ज्यादा सांसदों के दस्तखत हो चुके हैं और इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि सभी प्रमुख दलों के बीच जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने पर एक राय है। जस्टिस वर्मा के दिल्ली के सरकारी आवास से जली हुई नकदी मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी की पुष्टि भी की थी और उनकी सफाई से समिति संतुष्ट नहीं थी। जज के खिलाफ कोई भी अगर कार्रवाई करना होता है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है, विशेष करके उसको अगर हटाना है तो, कि वो एक करप्शन केस है और पैसे को जलते हुए तस्वीरें सबने देखा है। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने ही रेकमेंड किया है सरकार को, सरकार मीन्स राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को। अब जब सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटेड कमेटी का रिपोर्ट के साथ मुख्य न्यायाधीश ने पत्र लिख दिया है, कार्रवाई करने के लिए एक तरीके से सिफारिश कर दिया है, तो इसके बाद आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। अब पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकते हैं। प्रमुख जितना दल है सब एक मत है कि ये तो ओपन एंड शट केस है, करप्शन केस है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराने वाले विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। आपको बता दें कि विशेष अदालत ने दोषियों को मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ये फैसला न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ ने दिया था। ये फैसला उस आतंकवादी हमले के 19 साल बाद आया है जिसने मुंबई के पश्चिमी रेलवे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया था। हमले में 180 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे। इधर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप अदालत को सियासत में मत घसीटिए, ये आपकी राजनीतिक लड़ाई है, आप इसे कोर्ट के बजाय दूसरी जगह लड़िए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सुनवाई को 4 सप्ताह के लिए टाल भी दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने सुनवाई टालने का आग्रह करते हुए कहा कि हमने अवमानना का मुकदमा दायर करने के लिए अटॉर्नी जनरल को लिखा है और उनकी सहमति का इंतजार है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में किसी के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर करने के लिए एजी की पूर्व सहमति जरूरी होती है। आत्मदीप नाम की संस्था की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के मद्देनजर शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति को रद्द करने का फैसला दिया था, लेकिन ममता सरकार इस फैसले की अवहेलना कर रही है। याचिका में कहा गया है कि 7 अप्रैल को दिए गए अपने भाषण में ममता बनर्जी ने कई ऐसी बातें कही जो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करने वाली हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धत्ता बताते हुए पद से हटाए ग्रुप सी और ग्रुप डी के स्टाफर को मासिक वेतन देने की पॉलिसी भी बनाई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर ने पुलिस ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के अध्यक्ष उदित प्रधान को 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा से कथित दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्तालय के मुताबिक पीड़िता की शिकायत के आधार पर मंचेश्वर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी उदित प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर प्रहार करते हुए लिखा कि ये पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं में मौजूद दरिंदों को कब तक बचाती रहेंगी। जवाबदेही तय होने से पहले और कितनी युवतियों को कष्ट सहना पड़ेगा। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।